हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूं और एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूं। तो इसके पहले 5 वीडियो आ चुके हैं जिनमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए थे। यदि आपने वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा। आज 6वां वीडियो है और आज की वीडियो में भी जो टॉपिक मैंने लिए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल की वीडियो में मैंने लेसन 10 और लेसन 11 कंप्लीट करवाया था। तो लेसन 11 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मधुबनी चित्रकला, जो मैंने कल की वीडियो में नहीं लिया था क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए थे और ये मैं अलग से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये आपको याद रहे। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये लेसन 11 में ही दिया गया है और लेसन 11 को आधा कल मैंने कंप्लीट करवा दिया था और ये जो टॉपिक है वह मैं आज कंप्लीट करवा रही हूँ। तो चलिए मधुबनी चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। यह बिहार राज्य से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है, तो आपको याद रखना है बिहार राज्य से इसका संबंध है। इसका नाम बिहार के जिले मधुबनी के नाम पर रखा गया, यानी कि बिहार में एक जिला है मधुबनी, तो उसी के नाम पर इस चित्रकला का नाम रख दिया गया। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, ये आज की चित्रकला नहीं है, ये काफ़ी प्राचीन है, तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ की दीवारों पर और आंगन में इस चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें इस तरीके के चित्र बनाए जाते हैं। त्योहारों और खुशी के मौके पर दीवारों पर आंगन में इस प्रकार की चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, इस चित्रकला में पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं, यानी कि इस चित्रकला में चित्र जो चावल होता है उसे पीस कर उसका घोल बनाया जाता है और उस घोल में रंग मिलाए जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मधुबनी चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने जितने भी यहाँ पर लाइन लिखे हुए हैं, आपका जो प्रश्न है इससे बाहर नहीं बनेगा, तो आपको इतना ही पढ़ना है। आगे मैंने लिखा है, ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी आर्टिफिशियल रंग यानी आर्टिफिशियल कलर प्रयोग में नहीं लिया जाता। तो आपको ये याद रखना है कि मधुबनी चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। नील से, हल्दी से, फूल, पेड़ों के रंग, इनका इस्तेमाल किया जाता है और यही चावल के घोल में मिलाए जाते हैं और इन्हीं से चित्रकारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि मधुबनी चित्रकला में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, इन सभी के चित्र बनाए जाते हैं। तो आपको यही वाला टिक करना है, क्योंकि इस चित्रकला में इंसानों के भी चित्र बनाए जाते हैं, जानवरों के भी, पक्षियों के भी, जीव जंतु जो और हैं उनके भी चित्र बनाए जाते हैं, पेड़ों के, फूलों के, सबके चित्र बनाए जाते हैं। तो आपको मधुबनी चित्रकला के बारे में इतना याद रखना है। यहाँ आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक चित्र लिया है, आप देख सकते हैं। इनमें इंसान है, महिलाएं बनी हुई हैं, ये पेड़ की डालियां देख सकते हैं आप, ये हाथी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चित्रकारी की जाती है। तो आपको क्या क्या याद रखना है मधुबनी चित्रकला के बारे में, कि यह बिहार राज्य से संबंधित है।
इसका नाम बिहार के जिले मधुबनी के नाम पर रखा गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इसका नाम बिहार के जिले मधुबनी के नाम पर रखा गया है। और ऑप्शन में आपको और भी राज्य मिलेंगे कि जैसे कि राजस्थान के ज़िले के नाम पर रखा गया है, मध्य प्रदेश के ज़िले के नाम पर रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि इसका जब संबंध बिहार से है तो बिहार के ज़िले के नाम पर ही इसका नाम रखा जाएगा। तो आपको याद रखना है। ये बहुत पुरानी चित्रकला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ की दीवारों पर और आंगन में इस चित्रकारी का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुल मिलाकर आप देखेंगे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी आप इस चित्र में देख सकते हैं पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, हाथी के चित्र बने हुए हैं, ये पक्षियों के बने हुए हैं, इंसानों के, इस तरीके से चित्र इसमें बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो अब आप भूलेंगे नहीं, मैंने आपका रिवीजन भी करवा दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पाठ 11 का भाग था मधुबनी चित्रकला। उसके बाद 12 और 13 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिससे प्रश्न पूछा जाता हो, तो इसलिए मैंने उनके नोट्स नहीं बनाए। पाठ 14 में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। तो चलिए पाठ 14 पढ़ लेते हैं। मैं एक साथ दो लेसन कंप्लीट करवा रही हूँ ताकि मैं आपका कोर्स जल्दी से कंप्लीट करवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा सकूँ। और वीडियो भी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, आप वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। आप जितने भी टॉपिक पढ़ें वीडियो में वो आपको आसानी से याद हो जाएं, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो चलिए पाठ 14 पढ़ लेते हैं। पाठ 14 का नाम है बसवा का खेत। बसवा एक लड़का है और उसी के खेत के बारे में बताया जा रहा है। तो बसवा कर्नाटक के बेलवनका गांव में रहता है। बसवा के पिताजी किसान हैं। अब बसवा कर्नाटक का रहने वाला है तो वहाँ पर पिताजी को अप्पा कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि बसवा के अप्पा यानी कि पिताजी प्याज की फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बसवा के जो पिताजी हैं किसान हैं और क्या उगाने की तैयारी कर रहे हैं? प्याज। खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए बसवा के इलाके में खूंटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये होती है खूंटी। इससे क्या किया जाता है? खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है ताकि उसमें बीज बोए जा सके। तो ये आपको याद रखना है। आपके इलाके में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है आप लोग कमेंट में बताएं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है प्याज के बीज बोने के लिए बसवा के अप्पा कूरगे का इस्तेमाल करते हैं। बैल कूरगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। तो ये होता है कूरगा, यानी कूरगे का इस्तेमाल किया जाता है बीज बोने के लिए। इसको बैलों द्वारा खींचा जाता है और पीछे से जो बसवा के अप्पा हैं इसमें बीज डालते जाएंगे। तो पूरे खेत में इसी के द्वारा बीज को बोया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीज बोने के लगभग 20 दिन बाद प्याज के छोटे छोटे पौधे खेतों में दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से आपको ये पौधे दिखाई देने लगेंगे बीज बोने के 20 दिन बाद। आगे बढ़ते हैं। फसल के साथ कुछ पौधे अपने आप ही उग आते हैं। इन्हें खरपतवार कहा जाता है। अब यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपने देखा होगा किसी खेत में कोई फसल उगाई जाती है तो इसके साथ आप देखेंगे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने आप ही उग आते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में होते हैं, वृद्धि भी करते हैं। तो इन्हें खरपतवार कहा जाता है। तो इनके लिए खरपतवार नाशक एक दवाई आती है, वो डाली जाती है। इससे खरपतवार जो है नष्ट हो जाता है और उस दवाई से फसल को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो ये खरपतवार होते हैं जो अपने आप ही वृद्धि करते हैं और इनकी वृद्धि जो है फसल को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि ये पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं और फसल जो है कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए ये
नष्ट किए जाते हैं क्योंकि ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हें खरपतवार कहा जाता है जो अपने आप ही उगाते हैं पौधे फसल के साथ। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फसल तैयार होने के बाद पौधों को जमीन से निकाल लिया जाता है। यदि समय अधिक हो जाए तो ये सड़ जाते हैं। अब प्याज जो है ये जल्दी खराब होता है। यदि प्याज की फसल तैयार हो जाए और इसे समय रहते जमीन से ना निकाला जाए तो ये सड़ जाएंगे। तो जैसे ही फसल तैयार हो जाती है पौधों को जमीन से निकाल लिया जाता है, यानी कि उखाड़ा जाता है। पौधे सहित प्याज जो है नीचे जमीन में होता है तो ये उखाड़ लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इल्गे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया जाता है। अब आप यहाँ चित्र में ये देख सकते हैं, ये होता है इल्गा। तो इसकी मदद से जो पौधे उखाड़े गए हैं उनसे प्याज को अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से ये अलग रख दिया जाता है और जो पौधे होते हैं उन्हें फेंक दिया जाता है। तो ये जो लेसन है इसमें प्याज की फसल के बारे में बताया गया है और कुछ उपकरण हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। बसवा कर्नाटक के बेलवलका गांव में रहता है। बसवा के पिताजी किसान हैं। बसवा के अप्पा यानी कि पिताजी, बसवा जहां रहता है वहां पिताजी को अप्पा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो बसवा के अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी कर रहे हैं। खेत की मिट्टी को नरम करने के लिए बसवा के इलाके में खूंटी का इस्तेमाल किया जाता है। ये होती है खूंटी। प्याज के बीज बोने के लिए बसवा के अप्पा कूरगे का इस्तेमाल करते हैं। बैल कूरगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। इससे कूरगे का इस्तेमाल किया जाता है, ये होता है, और ये बैलों द्वारा खींचा जाता है और यहाँ से बीज डाले जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे खेत में बीज बोए जाते हैं। बीज बोने के लगभग 20 दिन बाद प्याज के छोटे छोटे पौधे खेतों में दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फसल के साथ कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं। इन्हें खरपतवार कहा जाता है। फसल तैयार होने के बाद पौधों को जमीन से निकाल लिया जाता है। यदि समय अधिक हो जाए तो ये सड़ जाते हैं। इल्गे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया जाता है। ये होता है इल्गा। आज की वीडियो में मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए। पहला था मधुबनी और दूसरा था प्याज की फसल। तो इन दोनों के बारे में आपको जानना आवश्यक था। मधुबनी से तो कई बार प्रश्न पूछा गया है और जितना मैंने आपको बताया है इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इसके अलावा प्याज की फसल में जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में भी आपको जानना आवश्यक था। इसलिए मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है जिससे प्रश्न बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज का वीडियो छोटा सा ही है और इसमें जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट ही है, तो आपको देख लेना है। और इसके पहले वाले जो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें भी है। हाथी है, मधुमक्खी है, चींटियाँ हैं, खेजड़ी वृक्ष है, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जब देखेंगे पेपर, यदि आपने देखा है प्रीवियस ईयर के पेपर, यदि आपने देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे और उस टॉपिक से कई तरीके से प्रश्न पूछा जाता है और कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।